ओके क्लास, कल हम कुछ सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एफसीएफएस स्केड्यूलिंग देखी थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कि हम प्रोसेसेस को सीपीयू के टाइम एलोकेट कर रहे थे कि कौन सा प्रोसेस सीपीयू पे कब से कब तक रन होगा, और उसकी कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज थी। सो तो फर्स्ट वन वाज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसमें ये होता है कि जो प्रोसेस सबसे पहले आएगा उसी को हम सीपीयू का टाइम एलोकेट कर देंगे। ठीक है, लेट्स से मेरे पास 5 प्रोसेसेस हैं। इनका अराइवल टाइम है, इनका बर्स्ट टाइम है। बर्स्ट टाइम मीन्स इनका एग्जीक्यूशन टाइम। जब सीपीयू एलोकेट हो जाएगा तो ये कितना टाइम लेंगे। तो अराइवल टाइम यहाँ पे क्या है, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, 3, 5, 0, 5, 4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस प्रोसेस को लेंगे जो जिसका अराइवल टाइम सबसे पहले है, जो सबसे पहले आया है। तो ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास 5 प्रोसेसेस हैं, जिनका अराइवल टाइम जो सबसे पहले अराइव हुआ है, जो सबसे कम टाइम पे सबसे पहले कौन सा अराइव हुआ है, टाइम 0 पे प्रोसेस 3। तो हम क्या कर देंगे, फॉरन सीपीयू को प्रोसेस जो है 3 जो है वो सीपीयू को टाइम एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस 3, अगर हम इसमें गैंट चार्ट देखें तो सबसे पहले मुझे कौन सा प्रोसेस मिल गया, प्रोसेस 3, जो 0 से स्टार्ट हुआ, जो इसका अराइवल टाइम 0 था। और कितना टाइम देगा ये सीपीयू पे, 2 टाइम्स। तो ये 2 टाइम्स तक चला, उसके बाद फिर यहाँ पे ये एंड हो गया। उसके बाद अब सीपीयू क्या कर रहा है, वेट कर रहा है प्रोसेसेस का। तो जो इसका वेटिंग टाइम है, जब तक कोई प्रोसेस नहीं आएगा उस टाइम पे सीपीयू आइडल कंडीशन पे होगा, मीन्स अभी सीपीयू इज नॉट रनिंग। देन फिर देखेगा टाइम 3 पे, टाइम 3 पे जब अराइवल टाइम 3 हो गया तो प्रोसेस 1 एंटर होगा। तो जैसे प्रोसेस 1 एंटर हुआ, इसने प्रोसेस 1 को टाइम एलोकेट कर दिया। सो 3 से स्टार्ट हुआ प्रोसेस, और इसका बर्स्ट टाइम कितना है, एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 4। सो 3 + 4 7, प्रोसेस 1 7 टाइम पे जाके एंड हो गया। अब ये देखेगा कि जब टाइम 7 है तो अब तक कोई और प्रोसेस एंटर होंगे हमारे पास। तो इस टाइम पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस, 4, 5 एंड 5, यानी कि प्रोसेस 2, प्रोसेस 4 एंड प्रोसेस 5 जो है वो हमारे पास एंटर हो चुके हैं। अभी हम इस टाइम 7 पर हैं, और टाइम 7 पर कौन कौन से प्रोसेस अराइव हो चुके हैं हमारे पास, प्रोसेस 2 जिसका अराइवल टाइम 5 है, और हम अभी करंट 7 पर हैं। तो इट मीन जब हम टाइम 7 पे हैं तो प्रोसेस 2 अराइव हो चुका है, प्रोसेस 4 अराइव हो चुका है, और प्रोसेस 5 अराइव हो चुका है। अब हम देखेंगे कि इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा आया है। तो जिसका अराइवल टाइम कम है डेफिनेटली वो सबसे पहले आया, तो इसमें यहाँ पे प्रोसेस 5 का टाइम हमारे पास सबसे कम है, अराइवल टाइम सबसे कम है। तो हम क्या कर देंगे, एलोकेट कर देंगे प्रोसेस 5 को। इसका बर्स्ट टाइम कितना है, एग्जीक्यूशन टाइम 3 टाइम्स ही चलेगा, 7 से स्टार्ट हुआ, तो 8, 9 एंड 10। सिमिलरली अब हम देखेंगे टाइम 10 पे हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस रिमेनिंग है। तो अब कौन कौन से प्रोसेस है, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 4। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों का अराइवल टाइम सेम है, प्रोसेस 2 भी 5 टाइम पे अराइव हुआ है, प्रोसेस 4 भी 5 टाइम पे अराइव हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वो प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे जिसकी प्रोसेस आईडी कम है। तो प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 4 में प्रोसेस 2 की आईडी जो है वो लेस है। तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस 2 को सीपीयू एलोकेट करेंगे। प्रोसेस 2 हो गया, और प्रोसेस 2 को हमने एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 3। तो ये 10 से स्टार्ट हुआ, 10, 11, 12, 13, और यहाँ 13 पे आके एंड हो गया। अब इस टाइम पे 13 टाइम पे हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस जो है वो अराइव है, विच इज इन रेडी स्टेट एंड रेडी टू एग्जीक्यूट, दैट इज प्रोसेस 4। तो हम प्रोसेस 4 को क्या कर देंगे, सीपीयू को टाइम एलोकेट कर देंगे, और उसका बर्स्ट टाइम क्या है, 1। ये हमारे पास गैंट चार्ट बन गया प्रोसेसेस का। अब फिर हमें क्या निकालना है, हमें टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना है। तो टर्न अराउंड टाइम का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, किसी भी प्रोसेस का एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, मतलब उसने एग्जिट कब किया और वो अराइव कब हुआ। तो अगर मुझे प्रोसेस 1 का जो है वो टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो ये प्रोसेस 1 है। प्रोसेस 1 का एग्जिट टाइम मेरे पास 7 है, और इसका अराइवल टाइम मेरे पास क्या है कि जब ये अराइव हुआ प्रोसेस 1,
3। ठीक है, प्रोसेस वन का अराइवल टाइम मेरे पास 3 है और इसका एग्जिट टाइम मेरे पास 7 है, सो 7 माइनस 3 इज 4। तो टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रोसेस वन इज 7 माइनस 3 इज 4। सिमिलरली प्रोसेस टू को अगर मैं देखूँ तो प्रोसेस टू का जो मेरे पास एग्जिट टाइम क्या है, प्रोसेस टू का एग्जिट हो रहा है 13 पे, और प्रोसेस टू का मेरे पास अराइवल टाइम क्या है, जब प्रोसेस टू अराइव हुआ तो हम इसका अराइवल टाइम तो यहाँ ऊपर गिवन है टेबल में, प्रोसेस टू का अराइवल टाइम इज 5, सो हम क्या करेंगे 13 माइनस 5। ये हमारे पास अराइवल टाइम आ गया प्रोसेस टू का, प्रोसेस थ्री का, प्रोसेस फोर एंड फाइव। तो फिर हम क्या फाइंड आउट करना है, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम हम कैसे निकालते हैं, जो हमने ऑलरेडी ऊपर अभी टर्न अराउंड टाइम निकाला है उसमें से हम उस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम माइनस कर देंगे, तो दैट वुड बी द वेटिंग टाइम कि इस प्रोसेस ने मेमोरी में इतना वेट किया और इतने वेट के बाद उसको सीपीयू का टाइम एलोकेट हुआ। सो प्रोसेस वन का वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। सो प्रोसेस वन का टर्न अराउंड टाइम मेरे पास 4 है माइनस बर्स्ट टाइम। अब बर्स्ट टाइम हम कहाँ से, ऊपर से टेबल से व्यू करेंगे। प्रोसेस वन का बर्स्ट टाइम है 4, सो हम 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह वन बाय वन हम सारे प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालेंगे, और जब हम एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज कैसे निकालेंगे, जितने भी टर्न अराउंड टाइम है उन सबको सम कर देंगे और डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ प्रोसेस है। तो यहाँ पे मेरे पास टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा, 4, जो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम है 4 प्लस 8 12 प्लस 2 14 प्लस 9 23 प्लस 6 29। तो ये 29 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं मेरे पास, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, प्रोसेस फोर, प्रोसेस फाइव। तो 29 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5.8 मिनट। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड देन एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू, जो हमारे पास इंडिविजुअल प्रोसेस का वेटिंग टाइम आया 0 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 8 13 प्लस 3 16। So 16 divided by total number of processes that are 5, 16 divided by 5 is the average waiting time। ये हर प्रोसेस को ऑन एवरेज 3.2 यूनिट वेट करना पड़ा। सिमिलरली हमारे पास प्रॉब्लम की थी, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, डिफरेंट यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है, दो प्रॉब्लम हम ऑलरेडी इसके डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट था वो था शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। हम उस प्रोसेस को सीपीयू का टाइम पहले एलोकेट कर देते हैं जिसकी जॉब फर्स्ट, जिसका जो बर्स्ट ड्यूरेशन है वो कम है, जिसके पास हमारे पास क्या है, जिसकी जॉब छोटी है, हम उसको प्रोसेस करके जितने भी स्मॉल प्रोसेसेस हैं उनको सीपीयू को टाइम एलोकेट करके उनको क्या करते हैं, आगे कंप्लीट कर दें, टर्मिनेट करवा दें। तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में मेरे पास प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों जो है वो ऑप्शन मौजूद है। प्रीएम्प्टिव मोड क्या होगा, उसको हम कहेंगे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है, हम वो अब चार्ज जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेस टू रन कर रहा है प्रोसेस सीपीयू पे, तो हम क्या करें, हम देखेंगे क्या प्रोसेस टू से छोटा कोई और प्रोसेस है जिसका जो ड्यूरेशन है, वर्स्ट ड्यूरेशन या एग्जीक्यूशन टाइम वो प्रोसेस टू से छोटी है। अगर ऐसा है तो हम प्रोसेस टू को हटा देंगे सीपीयू से, उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे वो वाला टास्क जिसका जो है वो जॉब छोटी है प्रोसेस टू से। तो प्रीएम्प्टिव का मतलब है आप बाय फोर्स कोई एक प्रोसेस जो रन हो रहा है और वो अभी टर्मिनेट भी नहीं हुआ, वेटिंग स्टेट भी नहीं में भी नहीं गया, लेकिन आप फोर्सफुली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम खुद उस प्रोसेस को सीपीयू से हटाए और दूसरे टास्क को सीपीयू को टाइम एलोकेट करे, दैट इज प्रीएम्प्टिव मोड। नॉन प्रीएम्प्टिव मोड क्या है, ठीक है, जिस प्रोसेस को असाइन हो गया जब तक वो प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाता या वेटिंग स्टेट में नहीं जाता, जब तक आप किसी और प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे फोर्सफुली काम नहीं होगा। SG scheduler can be used in both preemptive and non-preemptive mode। Preemptive mode of shortage of first is called as shortest remaining time first mode। अगर हमारे पास preemptive मोड है shortage of first तो हम उसको क्या कहेंगे, shortest remaining time first। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है,
SRTF is optimal and guarantees the minimum average waiting time. उसमें average waiting time कम होगा. Shortest remaining task first time. It provides a standard for other algorithms since no other algorithm perform better than it. इससे बेहतर कोई और algorithm perform नहीं कर रहा होता. डिसएडवांटेज क्या है, प्रैक्टिकली हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि बस टाइम और प्रोसेस हमें पहले से किसी भी प्रोसेस का बस टाइम नहीं पता होता कि वो कितना टाइम एग्जीक्यूशन में लेगा, क्योंकि कभी कभार प्रोसेस वेटिंग स्टेट पे भी चले जाते हैं, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए भी चले जाते हैं. तो इस वजह से हम पहले से ही हमें फर्स्ट टाइम मतलब कितना टाइम एक प्रोसेस देगा उसका एग्जीक्यूशन टाइम हमें पहले से नहीं पता. इट लीड टू स्टारवेशन फॉर प्रोसेसेस विद लार्जेस्ट बस टाइम. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो स्टारवेशन होती रहेगी, स्टारवेशन मीन जो लार्जर ऐसे टास्क जिनका बस टाइम बहुत ज़्यादा है, जिनके एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा है, वो हमेशा वेटिंग स्टेट में रहेंगे. लेट से अगर एक प्रोसेस 5 प्रोसेस है, इनमें से प्रोसेस 3 का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सबसे ज़्यादा है, ये इस पर मेमोरी में या सीपीयू में सबसे ज़्यादा टाइम लेगा. तो हम जब तक P1 P2 P3 सबसे बड़ा है तो P1 को पहले चला देंगे, फिर P4, फिर P3, अभी P3 वेटिंग पे. लेट से एक और प्रोसेस आ गया जिसका जो है वो बस टाइम प्रोसेस 3 से छोटा है, सो वो उसको सीपीयू एलोकेट हो जाएगा. फिर एक और प्रोसेस आ गया जिसका बस टाइम छोटा है प्रोसेस 3 से, तो प्रोसेस 3 हमेशा वेटिंग स्टेट पे रहेगा. दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज स्टारवेशन. स्टारवेशन क्या होता है, क्योंकि हम छोटे प्रोसेसेस को जिनका बर्स्ट टाइम छोटा है हम बार बार उनको कंप्लीट करवा रहे हैं, उनको सीपीयू का टाइम एलोकेट कर रहे हैं. तो अगर ऐसे टास्क जो है वो आते रहे, ऐसे प्रोसेसेस आते रहे जिनका जॉब फर्स्ट है, स्मॉल है, तो आप क्या करेंगे, जो आपके बड़े टास्क हैं जिनका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है वो हमेशा वेटिंग स्टेट पे रहेंगे. प्रायोरिटीज कैन नॉट बी सेट फॉर द प्रायोरिटीज प्रोसेसेस. यहाँ पे आप प्रायोरिटीज सेट नहीं कर सकते कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसको पहले टाइम दो. आप उसको पहले टाइम दे रहे हो जिसके टास्क के बस ड्यूरेशन छोटा है. प्रोसेस विद लार्जर बस टाइम है फॉर रिस्पॉन्स टाइम. अब वो प्रोसेस जिनका बस टाइम जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उनका रिस्पॉन्स टाइम भी जो है वो बहुत पुअर होगा, बहुत लेट रिस्पॉन्स को मिल रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, 5 प्रोसेस है हमारे, ये अराइवल टाइम है और ये इनका बर्स्ट टाइम. ठीक है, तो हम कौन से प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे जिसका अराइवल टाइम सबसे छोटा होगा, यानी कि प्रोसेस 4 का. क्योंकि प्रोसेस 4 सबसे पहले आया ना, पहले हम ये भी तो देखना है ना कि रेडी स्टेट पे कौन सा है. जो प्रोसेस रेडी स्टेट पे होंगे वही उन्हीं का अराइवल टाइम शो होगा. रेडी स्टेट मीन्स टास्क आर या प्रोसेस आर रेडी टू एग्जीक्यूट. तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और ये इनके अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम. सो हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस हमारे पास अराइव हुआ. तो सबसे पहले अभी हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस 4. और प्रोसेस 4 को हम सीपीयू का टाइम एलोकेट कर देंगे. ये प्रोसेस 4, इसकी बर्स्ट ड्यूरेशन कितनी है, 0 to 6. तो ये 6 तक रन होगा. जैसे ये 6 पे रन हो गया, ठीक है, अभी हम नॉन प्रीएम्प्टिव मोड पर हैं. ठीक है, इफ द सीपीयू scheduling policy is SGF नॉन प्रीएम्प्टिव. नॉन प्रीएम्प्टिव मीन कि अगर एक प्रोसेस सीपीयू पर रन कर रहा है और उससे छोटा कोई और प्रोसेस आ जाता है जिसका बर्स्ट टाइम उससे छोटा है उस टाइम ड्यूरेशन में, तो हम पहले वाले प्रोसेस को सीपीयू से नहीं हटाएंगे. जिसको एलोकेट कर दिया वही अपना अपना जो टास्क कंप्लीट करेगा और टर्मिनेट होगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस एलोकेट होगा. तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस 4 स्टार्ट हुआ, अराइवल टाइम 0, कितने टाइम तक चलेगा, 6. अब जब तक ये चल रहा है 1 पे यहाँ पे एक और प्रोसेस आ गई. अगर ये प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग होती तो हम क्या करते, देखते कि प्रोसेस 4 और प्रोसेस 2 में किसका बर्स्ट टाइम छोटा है, तो किसका बर्स्ट टाइम कम है. तो प्रोसेस 2 का छोटा है तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस 4 को हटाते हैं और प्रोसेस 2 को सीपीयू एलोकेट कर देते हैं. बट क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे जब एक दफ़ा एक प्रोसेस को एलोकेट कर दिया, हम फोर्सफुली उसको नहीं हटाएंगे. तो टाइम 0 पे कौन सा प्रोसेस एंटर हुआ, मेरे पास प्रोसेस 4. तो जो प्रोसेस उस टाइम पे अवेलेबल है, हम सीपीयू की यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं. बेस्ट यूटिलाइजेशन इज दैट कि सीपीयू आइडल स्टेट पे ना रहे. अगर अराइवल टाइम प्रोसेस 4 का 0 है और उसका बर्स्ट टाइम 6 है और हम वेट करते हैं कि ठीक है अभी हम सीपीयू किसी को एलोकेट नहीं करते, इससे छोटा अगर कोई टास्क आएगा तो उसको हम एलोकेट कर देंगे. सीपीयू यहाँ पे क्या चला जाएगा, आइडल स्टेट पे चला जाएगा. तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, हम जैसे कोई प्रोसेस आया जिसका अराइवल टाइम, यानी कि अभी हम टाइम 0 पर हैं, टाइम 0 पे कौन सा प्रोसेस है हमारे पास, प्रोसेस 4, हम फौरन इसको सीपीयू एलोकेट कर देंगे. सो प्रोसेस 4 का अराइवल टाइम 0 है और हम इसको एलोकेट कर देंगे
CPU। 6 तक ये इसकी बर्स्ट टाइम कितना है कि ये मेमोरी में कितना रन होगा, 6। तो हम क्या कर देंगे इसको 6 टाइम ये रन होगा, 0 से लेकर 6 तक। फिर नेक्स्ट अब 6 पे हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस जो है वो अराइव हो चुके हैं। सो टाइम 6 पे हमारे पास प्रोसेस 1 भी आ गया, प्रोसेस 2 भी आ गया, प्रोसेस 3 भी आ गया और प्रोसेस 5 भी आ गया। अब हम यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम वो प्रोसेस सिलेक्ट करेंगे जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। सो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, प्रोसेस 1। ठीक है, बाकी सबका 4, 2 एंड 3। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसेस 1 को CPU एलोकेट कर देंगे। 6 से स्टार्ट हुआ, बर्स्ट ड्यूरेशन इसका कितना था 1, 6 से स्टार्ट हुआ 7 पे जाके एंड हो गया। फिर अब हम देखेंगे टाइम 7 पे कौन कौन से प्रोसेस रिमेनिंग है हमारे पास। तो कौन कौन से प्रोसेस हैं, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 5। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 2, 3 और 5 में कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिसका बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है, दैट इज प्रोसेस 3। सो हम टाइम 7 पे प्रोसेस 3 को एलोकेट कर देंगे जिसका बर्स्ट टाइम कितना है 2 टाइम। 7 से स्टार्ट होगा, 8, 9 पे जाके कंप्लीट हो गया। अब हम टाइम 9 पे देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस अराइव हो चुके हैं, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 5। अब इन दोनों में से सबसे कम टाइम किसका है, प्रोसेस 5 का। सो हम टाइम 9 पे प्रोसेस 5 को एलोकेट कर देंगे जिसका बर्स्ट टाइम हमारे पास कितना है 2। तो 9 से स्टार्ट हुआ, 10, 11, सॉरी 3 है, तो 10, 11 एंड 12। अब 12 टाइम पे हम देखेंगे अब हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस रह गया, दैट इज प्रोसेस 2। उस प्रोसेस 2 को हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। और ये कितना ड्यूरेशन है इसका, प्रोसेस 2 का हमारे पास बस टाइम कितना है 4। सो ये 12 से स्टार्ट हुआ, 13, 14, 15, 16। इसका भी हम टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला वही रहेगा। टर्न अराउंड टाइम क्या है किसी प्रोसेस का, उसका एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो हर प्रोसेस के आगे हम उसका एग्जिट टाइम लिख देंगे। एग्जिट टाइम कौन सा होगा कि वो प्रोसेस कब CPU को लीव कर रहा है। सो प्रोसेस 1 का एग्जिट टाइम क्या है 7, प्रोसेस 2 का एग्जिट टाइम क्या है 16, प्रोसेस 3 का एग्जिट टाइम इज 9, प्रोसेस 4 का 6 एंड प्रोसेस 5 का 12। हमने एग्जिट टाइम निकाल दिया। टर्न अराउंड टाइम हम कैसे निकालते हैं, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। हर प्रोसेस का हमने इंडिविजुअल टर्न अराउंड टाइम निकाल दिया। और वेटिंग टाइम हम कैसे निकालेंगे, जो हमने कैलकुलेट किया है टर्न अराउंड टाइम उसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट टाइम। तो दैट इज ऑन एवरेज वेटिंग टाइम। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जो प्रोसेस 2 है, वैसे तो हमारे पास बस टाइम सबसे ज़्यादा किसका है, एग्जीक्यूशन टाइम प्रोसेस 4 का। बट चूंकि ये सबसे पहले एंटर हुआ था, उस टाइम पे कोई भी प्रोसेस नहीं था, तो हमने CPU की बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए इसको एलोकेट कर दिया था। और ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। एक दफ़ा एक प्रोसेस को CPU एलोकेट कर दिया तो हम फोर्सफुली उसको हटा नहीं रहे। ठीक है, तो प्रोसेस 4 प्रोसेस हो गया। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे 1, 4, 2 एंड 3। तो प्रोसेस 2 जो है वो क्या है मेरे पास, सबसे लॉन्गेस्ट प्रोसेस है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम। सो यहाँ पे इसका वेटिंग टाइम भी सबसे ज़्यादा होगा। प्रोसेस 2 देखें, इसका वेटिंग टाइम सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इसको वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस एल्गोरिथम की क्या फंक्शनलिटी है कि जिन प्रोसेसेस के ड्यूरेशन कम है, एग्जीक्यूशन ड्यूरेशन कम है, हम उनको पहले प्रोसेस कर देते हैं। अच्छा, अब यही चीज़ अगर हम प्रीएम्प्टिव मोड पे देखें, प्रीएम्प्टिव मोड के अगर एक प्रोसेस रन कर रहा है और उसी टाइम पे, उसी अराइव टाइम पे एक और प्रोसेस एंटर हुआ है और उसकी टाइम जो है वो कम है, तो हम पहले वाले को हटा के दूसरे वाले को CPU को टाइम एलोकेट कर देंगे। ठीक है, तो इस पे देखते हैं ये कैसे काम होगा। प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 एंड प्रोसेस 5। वही टेबल है, उसी टेबल को अब हम, टेक्निक क्या होगी हमारे पास, प्रीएम्प्टिव। अच्छा, अब प्रीएम्प्टिव में अगेन हमारे पास जब हम चेक करेंगे तो सबसे पहले अराइवल टाइम कौन से टास्क के, तो सबसे पहले अराइव हुआ दैट इज प्रोसेस 4। इस टाइम पे अभी कोई भी प्रोसेस जो है वो अभी एंटर नहीं हुआ। तो अभी हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस 4। इसका बर्स्ट टाइम कितना है 6। सो हम प्रोसेस 1, 4 को चलाएंगे 0 से 1 तक। और फिर
1 पे आने के बाद हम चेक करेंगे क्या कोई और प्रोसेस है मेरे पास। तो 1 पे हमारे पास एक और प्रोसेस एंटर हो चुका है, दैट इज प्रोसेस 2। तो अब हम ये देखेंगे कि प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 4 में शॉर्टेस्ट जॉब किसकी है। तो शॉर्टेज जॉब मेरे पास किसकी है, प्रोसेस 2 की। इसका बस टाइम 4 है और इसका बस टाइम 6 है। तो हम फौरन क्या करेंगे, प्रोसेस 4 को हटाएंगे सीपीयू से और किसको ला देंगे, प्रोसेस 2 को। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो रहा है, प्रोसेस 4 को हटाया सीपीयू से और फॉरन प्रोसेस 2 को सीपीयू का टाइम एलोकेट कर दिया। अब प्रोसेस 2 रन हो रहा है 1 पे। एक एग्जीक्यूशन टाइम हमने इसकी परफॉर्म की 1, एक दफ़ा ये परफॉर्म हो गया, यानी कि अब इसके रिमेनिंग फर्स्ट टाइम कितना रह गया 3। और मीन टाइम प्रोसेस 4 का एक दफ़ा चला था ये 0 to 1, तो अब इसका टाइम कितना रह गया 5। अब हम क्या करेंगे, जब हम टाइम, अच्छा प्रोसेस 2 चलेगा 1 से 2 तक। 2 पे हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा टास्क है, कोई एंटर हुआ अराइवल टाइम टू प्रोसेस 5, बट इसकी हमारे पास गैप, प्रोसेस 2 अराइव हुआ टाइम 2 पे और उसका बर्स्ट टाइम कितना है 3। और मीन टाइम मेरे पास प्रोसेस 2 का भी बर्स्ट टाइम कितना है अब 3, क्योंकि पहले 4 था, 1 से लेकर 2 तक वो परफॉर्म हो गया, अब कितना रह गया 3। तो दोनों का बर्स्ट टाइम क्या है, सेम है। सो हम प्रियम्पशन नहीं करेंगे, हम प्रोसेस 2 को नहीं हटाएंगे। हमने प्रोसेस 2 को एक और टाइम दे दिया, सो 1 से चला और 3 तक, 2 एंड 3। अब हम टाइम 3 पे देखेंगे, टाइम 3 पे क्या हमारे पास कोई और प्रोसेस एंटर हुआ है। सो टाइम 3 पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस एंटर हुआ है, प्रोसेस 1। सो अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे बर्स्ट टाइम, जो अभी टास्क रन हो रहा है प्रोसेस 2, और प्रोसेस 2 के हमारे पास कितने रह गए, 4 बर्स्ट टाइम है। सो 1 से लेकर 3, 2 टाइम्स ये परफॉर्म हो गया, अब इसका रिमेनिंग बर्स्ट टाइम कितना रह गया, 2 टाइम्स और फर्दर चलना है इसका। और इसी टाइम पे प्रोसेस 1 एंटर हो गया, इसका बर्स्ट टाइम कितना है 1। तो इसका टाइम ड्यूरेशन कम है। तो हम क्या करेंगे, हम फौरन प्रोसेस 2 को हटाएंगे और प्रोसेस 1 को यहाँ पे सीपीयू का टाइम एलोकेट कर देंगे। टाइम 3 पे स्टार्ट हुआ प्रोसेस 1, इसका बर्स्ट ड्यूरेशन कितना है 1, सो 3 + 1 4, 1 टाइम चलेगा और प्रोसेस 1 मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब हम टाइम 4 पे देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसकी हमारे पास क्या है, जॉब रिमेनिंग है। सो अब हम 4 पे प्रोसेस 2, जिसका अब 2 टाइम रह गया, क्योंकि 2 टाइम्स ये ऑलरेडी डिस्कस हो रन हो चुका है। सो अब इसका बर्स्ट टाइम 4 था, 2 टाइम्स ये ऑलरेडी सीपीयू पे रन हो चुका है, अब इसका 2 टाइम्स जाएगी। और फिर प्रोसेस टाइम 4 पे हम देखेंगे कि कोई और प्रोसेस अराइव हुआ, दैट इज प्रोसेस 3। सो इसका भी टाइम ड्यूरेशन 2 है, सो 2 इसका एंड 2 प्रोसेस 2 का। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोसेस 2 को ही रन करेंगे। 4 से स्टार्ट हुआ 6 तक चलेगा, जब तक 6 टाइम पे अभी कोई और प्रोसेस अराइव नहीं हुआ मेरे पास, तो प्रोसेस 2 मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा। देन अब ये देखेगा प्रोसेस 6, टाइम ड्यूरेशन 6 पे कौन सा प्रोसेस है जो अभी मेरे पास अवेलेबल है। सो अभी मेरे पास कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 सॉरी। तो ये प्रोसेस 3 को 6 पे एलोकेट कर देगा, इसके 2 एग्जीक्यूशन टाइम है, 6 से स्टार्ट हुआ, एग्जीक्यूट होगा 8 तक। अब मेरे पास कौन सा टास्क आएगा फिर, प्रोसेस 5। अब जैसी प्रोसेस 5 है, अब मेरे पास टाइम 8 में 2 प्रोसेस है, फर्स्ट वन इज प्रोसेस 5 एंड सेकेंड वन इज प्रोसेस 4। प्रोसेस 4 एक दफ़ा चल चुका है, तो अब इसका कितना ड्यूरेशन टाइम रह गया 5, एंड प्रोसेस 5 का जो अब ड्यूरेशन है कितना है 3। सो 3 और 5 में कौन छोटा है, प्रोसेस 5। सो ये 8 को किसको एलोकेट कर देगा, प्रोसेस 5 को। तो ये हर दफ़ा क्या कर रहा है, हर यूनिट टाइम में, यानी कि हर यूनिट टाइम में जाके ये देख रहा है कि कोई प्रोसेस है जो अराइव हुआ है इस टाइम पे, और अगर उस प्रोसेस जो उस टाइम पे अराइव हो चुका है उसका बर्स्ट टाइम करंट टास्क जो करंट प्रोसेस रन हो रहा है उससे छोटा है, तो फिर ये क्या करेगा, प्रीएम्पशन कर देगा, जो प्रोसेस रन कर रहा है उसको हटाएगा और सीपीयू को नया प्रोसेस एलोकेट कर देगा जिसका ड्यूरेशन छोटा होगा। यहाँ पे क्लियर है। अगेन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहेगा, एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम का, बस हमारे पास ये गैंट चार्ट जो है ये स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम की बेसिस पे चेंज हो रहा है। सो हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम फॉर एवरी प्रोसेस। सिमिलरली वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। हर प्रोसेस का हमने टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकाल दिया और उसकी बेसिस पे हमने
एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकाल दिया। तो अगर हम कंपेयर करें SRF को SJF से, यानी कि प्रीएम्प्टिव एंड विदाउट प्रीएम्प्टिव। तो अगर हम विद प्रीएम्पशन देखें तो हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना है 7 यूनिट एंड एवरेज वेटिंग टाइम 3.8। जब हम नॉन प्रीएम्प्टिव देख रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 8 यूनिट, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना है 8 यूनिट, यानी कि हर प्रोसेस जो टर्न अराउंड हो रहा है उसका टाइम कितना है 8 एंड एवरेज वेटिंग टाइम कितना है 4.8 यूनिट। ऑन एवरेज हर प्रोसेस को एटलीस्ट 5 यूनिट 4.8 यूनिट वेट करना पड़ेगा, जबकि वहाँ पे क्या है टर्न अराउंड टाइम 7 है और एवरेज वेटिंग टाइम 3.8 है। Exactly. Average turnaround time is 7 and average waiting time is 3.8 यूनिट। सो विद प्रीएम्पशन जो है वो हमारे पास ज़्यादा बेटर रिजल्ट आ रहे हैं एज कम्पेयर टू शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। वहाँ पे स्टारवेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जो लॉन्ग प्रोसेस है उसको कभी टाइम जब तक वेट करता रहेगा जब तक सारे शॉर्टेज जॉब टास्क कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। जी क्लास, अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट जो हमारे पास स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है दैट इज राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में क्या होता है कि हम फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम दे देते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। जो प्रोसेस जिस टाइम पे आ रहे हैं उसी टाइम पे हम क्या कर रहे हैं उनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम पहले से दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 2 3 4 5, तो जो प्रोसेस सबसे पहले आएगा हर प्रोसेस को हम 1 1 यूनिट दे रहे हैं। तो जो प्रोसेस आता चला जाएगा हम उसको एक क्वांटम टाइम दे देंगे, जो टाइम शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट है। CPU is assigned to the process on the basis of first come first serve। जो प्रोसेस जिस तरीके से आ रहे हैं उसी की बेसिस पे हम उनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम दे देंगे कि इतने टाइम पर ये प्रोसेस CPU पे रन होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका CPU क्या करेगा कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देगा। किस तरीके से, जो नेक्स्ट फिर उस टाइम पे जो टास्क अवेलेबल होगा जो प्रोसेस हम उसको CPU को टाइम एलोकेट कर देंगे, वो फिर उसी फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम तक चलेगा। फिर हम देखेंगे इस टाइम पे कोई और प्रोसेस एंटर हुआ उसको भी हम उस फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम पे चला देंगे। दिस फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस। यहाँ पे हम जो फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस, यानी कि हमने स्लाइसिंग कर दी टाइम की। आफ्टर द टाइम क्वांटम एक्सपायर, जैसे ही आपके पास एक प्रोसेस का क्वांटम एक्सपायर हो जाएगा द रनिंग प्रोसेस इज प्रीएम्प्टिव एंड सेंड टू द रेडी क्यू। आपका जो भी रनिंग प्रोसेस में होगा आप उसको प्रीएम्प्टेड मीन्स फोर्सफुली हटाएंगे और उसको रेडी क्यू में डाल देंगे। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस उस टाइम पे अराइव होगा उसको आप वो क्वांटम टाइम देंगे, वो उस टाइम तक चलेगा। जैसे ही उसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा फौरन फिर आप नेक्स्ट टास्क उठाएंगे और उस नेक्स्ट टास्क को प्रीएम्प्शन करके आप क्या कर देंगे रेडी क्यू में दोबारा सेंड कर देंगे। Then the processor is assigned to the next arrived process, which is always preemptive in nature। और राउंड रॉबिन क्या है बाय डिफॉल्ट प्रीएम्प्टिव है। राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग इफ एसके प्रोसेसर विद प्रीएम्प्टिव मोड। राउंड रॉबिन को हम कह रहे हैं कि ये एफसीएफएस जैसे